गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोरेंट एंड इनकोरेंट एडिशन ऑफ लाइट। आपको पता है लाइट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर के अंदर। तो लाइट के लिए के पास दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो लाइट के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर A1 इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रे, φ1 इज़ द फेज। ओके, इस तरीके से जो आपकी सेकेंड रे ले लेते हैं, हम 2 रे ले लेते हैं, तो उसका सेकेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा दिस इज़ एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी प्लस में φ2। ओके, तो यहाँ से हमने देख लिया। तो उसके बाद जो इंटेंसिटी होती है ना फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके फील्ड के स्क्वायर पे। सेकंड की जो आपकी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी E2 का स्क्वायर। अब इन दोनों वेव्स को हम ऐड कर देते हैं सुपर इम्पोज्ड। बोथ वेव्स आर सुपर इम्पोज। हम उनको क्या कर देते हैं, सुपर इम्पोज, या फिर हम उनको ऐड कर देते हैं। तो उनके एडिशन से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसका एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एडिशन ऑफ द बोथ। ओके, तो इसका मतलब वहाँ पे एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी होगी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी E का स्क्वायर। अब आपको पता है डायरेक्टली को घटा के एक सम कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, तो K E1 का स्क्वायर प्लस K E2 का स्क्वायर प्लस 2K E1 E2। अब आपको पता है दिस इज इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव I1 प्लस I2 प्लस में 2K अंडर दी रूट I1 अंडर दी रूट I2। तो ये आपकी क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, या आप इसको भी बोल सकते हो रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो हम जो ये आपका आया है ये 2K E1 E2 है, या ये जो आपका अंडर दी रूट है, इसको सिंपलिसिटी के लिए हम क्या लिख लेते हैं I1 2। मतलब दोनों टर्म का यहाँ पे इंटरफेयर हो रहा है। यहाँ पे इस टर्म के अंदर क्या है, I1 भी प्रेजेंट है और I2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भी आपकी I1 2 है क्या चीज़। तो I1 2 हमने किसकी जगह लिखा है, 2K E1 E2। हम इनके वैल्यू रख देते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है, A1 cos ओमेगा 1 टी प्लस φ1 प्लस A2 cos ओमेगा टी प्लस में φ2। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सोल्व करेंगे तो 2K A1 A2 कांस्टेंट है, 2 को इसके साथ ले लो। ओके, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, 2 cos A cos B, ये आपका क्या होगा A, और ये हो गया आपका B। तो 2 cos A cos B, आपके पास क्या है, 2 टर्म बच गई है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, cos A cos B का, cos A प्लस B। तो यहाँ पे cos A क्या आपके पास, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो A ओमेगा 1 टी प्लस φ1 प्लस B क्या है, ओमेगा टी प्लस में φ2। ठीक है, और इसमें A प्लस B हो गया, तो प्लस में cos A माइनस के B, तो ओमेगा 1 टी प्लस में φ1 माइनस के ओमेगा 2 टी माइनस के φ2, क्योंकि A माइनस के B होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली सोल्व कर लेते हैं। इनमें से T1 कॉमन ले लो, T कॉमन ले लो, तो आपके पास टर्म बच जाएगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू में T प्लस में φ1 प्लस में φ2। आपका जो ये φ1 प्लस में φ2 है ये तो कांस्टेंट ही है, प्लस में cos ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2 इंटू में T प्लस में φ1 माइनस के φ2। ओके, तो यहाँ से आप देखो इस टर्म को हम देखेंगे कब जीरो हो सकता है, यानी जो cos ओमेगा टी है, जब इसको हम लेते हैं एवरेज ऑफ टी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू माइनस के 1 होती है। तो एवरेज लेंगे माइनस के 1 प्लस 1/2 इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम केवल टाइम एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि ये तो क्या सिर्फ आपका कांस्टेंट है। तो ओमेगा 1 को या कोई भी फ्रिक्वेंसीज लो दोनों वेव की, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की किसी भी वैल्यू के ऊपर जो आपकी ये फर्स्ट टर्म है ना, ये ऑलवेज कंट्रीब्यूट करेगी 0, क्योंकि कोस का एवरेज क्या होता है, ऑलवेज 0। लेकिन यहाँ देखो एवरी फ्रिक्वेंसी पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 लेते हो तो यहाँ पे डिफरेंस है। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो 0 इंटू में टी, तो कोस 0 और कोस 0 क्या होता है, 1। तो यदि आपकी फ्रिक्वेंसी दोनों वेव आप ले रहे हो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है। ठीक है, यदि उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है आपके पास सेम है, तो ये टर्म देखो सेम लोगे, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि सम है यहाँ पे। तो ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 1 इंटू में टी, तो cos 2 ओमेगा 1 टी। अब भी तो क्या है, एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, 0।
क्योंकि ओमेगा 1 की तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन यहाँ जब आप देखोगे, जब दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को आपने क्या ले रखा है, सेम ले रखा है, तो cos 0t और cos 0 1, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ना, एवरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगी, एवरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर गिव्स द ज़ीरो एक्सेप्ट केस व्हेन ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। तो अब यहाँ देखो जो इंटरफेरेंस की टर्म है, क्योंकि यहाँ दोनों टर्म का आपस में इंटरफेयर हो रहा है, I1 I2 के साथ कर रहा है और I2 I1 के साथ कर रहा है, तो I12 यहाँ पे क्या होगा, यदि आपका ये जो I12 ज़ीरो होगा इफ़ ओमेगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू द ओमेगा 2, क्योंकि इसमें तो फिर भी क्या है, ना इक्वल होगा तो भी एवरेज वैल्यू ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ देखो, यदि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल नहीं होता है तो कभी भी इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो हम ईज़िली वहाँ पे बोल देंगे कि भी इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है तो इसके अंदर तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि तो एडिशन है, ठीक है, तो इसकी तो एवरेज वैल्यू एवरी पॉइंट पे क्या देगी, ज़ीरो देगी। लेकिन इस पे देखो, जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल नहीं है तो ये क्या है, कभी भी डिफरेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और डिफरेंस ज़ीरो नहीं होगा तो इसका जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो आपकी जो इंटरफेरेंस टर्म है वो ज़ीरो हो जाती है। यदि आप दो वेव ले रहे हो और उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में सेम नहीं है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की है, तो वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस टर्म प्रेजेंट नहीं होगी, ना वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ओके। लेकिन जब आप I12 को आप इसके सब नॉन ज़ीरो होगा यदि फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ देखो जब दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाएगी तो cos 0 और cos 0 क्या देगा आपको, 1। तो ये इसका एवरेज कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि भी वो क्या होगा, ज़ीरो। तो इंटरफेरेंस टर्म केवल तब प्रेजेंट होती है जब उन जो आप फ्रीक्वेंसीज वेव्स ले रहे हो उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5 1 + 5 2, ये तो क्या है, 5 1 कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है, इसके बारे में हम डील नहीं कर रहे, हम केवल टाइम एवरेज की वहाँ पे बात